सो वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई माई सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव। एंड जैसे कि हमने स्टार्ट किया है लक्ष्मीकांत की बुक को कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को पढ़ना, उसको समझना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने आर्टिकल 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और आर्टिकल 3 हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। So, Article 3. Article 3 deal with the internal readjustment of the territory of the constituent state of Union of India. जो यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब हमारा देश है, इंडिया है, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं। उस स्टेट के अंदर अगर कुछ इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना होगा, रीएडजस्टमेंट दैट इज़ डन थ्रू द आर्टिकल 3। ओके, समझ गए? हमारे इंडिया में स्टेट हैं, उन स्टेट के अंदर अगर कुछ इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना होगा उनके टेरिटोरी के अंदर, तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। समझ गए? अच्छा, पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। सो पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, उसके बारे में हम डील करने वाले हैं। ओके, सो द आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू, किस किस चीज़ की पावर पार्लियामेंट को देता है आर्टिकल 3। पहला, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट टू अ पार्ट ऑफ। देखिए, एक स्टेट को ब्रेक करके अगर कोई नई टेरिटरी बन रही है उसके फॉर्मेशन का पावर देता है। अगर दो स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाया जा रहा है उसका भी पावर देता है। ओके, by uniting a territory to a part of any state. Okay, increase the area of any state, अगर किसी भी स्टेट की एरिया को इंक्रीज करना होगा उसका पावर आर्टिकल 3 देता है। किसको? पार्लियामेंट को। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अगर किसी का एरिया कम करना हो। अल्टर द बाउंड्री, बाउंड्री अगर अल्टर करना हो। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, जो योगी जी बार बार यूपी में, नहीं छोड़िए, जो स्टेट्स का नेम चेंज होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि केरला का केरलम करने वाले हैं, ऐसा कुछ, तो दैट इज़ ओनली थ्रू आर्टिकल 3। ओके, सो आर्टिकल 3 लेट डाउन द टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। 1, अ बिल कंटेम्प्टिंग एबव चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विथ प्रीवियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिमाग खोल के रखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन 110% बनेगा। देखिए, आर्टिकल 3 एक प्रोविज़न लेट कर, दो प्रोविज़न लेट करता है। पहला ये कि अगर बिल कोई भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किस चीज़ के लिए? चेंज लाने के लिए। ये ऊपर ये जितने दिए गए हैं ना, इसमें से अगर किसी भी चीज़ को हमें चेंज करना होगा उसके लिए अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग वी मस्ट हैव टू टेक अ प्रीवियर रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। चाहिए, प्रीवियर रिकमेंडेशन चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। पहला ये कि बिल पास करने से पहले पार्लियामेंट में उसे प्रीवियरली, मतलब सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत करना होगा। और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट खुद उस बिल को उस स्टेट को पहले देगा और कहेगा कि आप अपने फीलिंग को, एक्सप्रेशन को, या फिर अपना जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो प्रोस हो कॉन्स हो उसको अपने हमारे सामने रखे विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। ओके, टाइम लिमिट। फर्दर, द पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूड the power to form a new state or union territory by uniting a part of the any state or union territory to the। अच्छा ठीक है, वही बात बोल रहा है प्रेसिडेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि दैट एडवाइस मीन्स प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंडेड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कुछ कहता भी है कि भाई इफ ही इज गोइंग टू नॉट एग्री विथ all the changes which is really presented by the parliament in front of president, तो उसका जो एडवाइस होगा दैट इज़ कम्प्लीटली एडवाइजरी, मीन्स दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बाइंडेड। मतलब उसको पार्लियामेंट रख भी सकता है, हटा भी सकता है। सो दैट एडवाइस इज़ नॉट बाउंडेड एडवाइस। ओके, मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। ओके, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। फर्दर इफ रिसीव दिस, अच्छा, फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम। देखिए,
पहली बार तो भेज दिया गया पहली बार क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। पहले पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने स्टेट को भेजा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इसने कुछ रिकमेंडेशन या फिर कुछ बोला होगा, भाई साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये चेंज करिए, वो चेंज करिए। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बोला, अब पार्लियामेंट चाहे तो वो चेंजेस लाए या ना लाए। दिस इज़ कम्प्लीटली द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके बाद ये दोबारा बिल फिर स्टेट को नहीं भेजा जाएगा कि भाई साहब एक बार स्टेट फिर से देखे कि ये अच्छा है या नहीं है। नहीं, दोबारा नहीं भेजेगा, एक बार भेज दिया गया, दैट इज़ मोर देन इनफ। इतना भाव स्टेट को नहीं देना, एक बार दे दिए बहुत है, समझ गए। ओके, सो वही कह रहा है कि हर बार पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं भेजा जाएगा बिल। ओके, further it is not necessary to make fresh refreshment to the state legislature every time in the amendment to the bill is moved and accepted in the parliament. In the case of union territory, no reference need to made concerned legislature. अच्छा, और वहीं पे जब हम यूनियन टेरिटोरी की बात करते हैं तो एक मिनट के लिए सोचिए कि यूनियन टेरिटोरी में तो डायरेक्ट सेंट्रल का कंट्रोल है भाई साहब। यूनियन टेरिटोरी में तो स्टेट का नाम ही नहीं है, डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है, तो रिकमेंडेशन के लिए भेजा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। स्टेट में तो चलिए रिकमेंड एक बार भेज दिया जा रहा था कि भाई साहब एक बार आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट जो थे वो भेज दे रहे थे। लेकिन यूनियन टेरिटोरी में तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का ही जो क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट होगा, वही तो यूनियन टेरिटोरी का व्यू पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। तो उसी लिए जब भी यूनियन टेरिटोरी में कोई भी चेंजेस लाया जाता है तो उसमें बिल को भेजा नहीं जाता, बोल दिया जाता है कि भाई साहब प्रेसिडेंट इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग। ओके, बिकॉज द यूनियन टेरिटोरी इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो आई थिंक यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बोला, और मैंने बहुत ही प्यार से बोला, मतलब अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। Thus, it is clear that the Constitution authorizes the Parliament to form a new state, alter any area boundary name of existing state without their consent. In other words, the Parliament is redraw the political map of the India according to the will. पार्लियामेंट चाहे तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को अपने अनुसार रीड्रॉ कर सकता है। दैट सेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी स्टेट को कंटिन्यू रखना या फिर एग्जिस्टेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं देता है कि हमारे यहाँ 25 स्टेट होंगे कि 40 स्टेट होंगे कि 100 होंगे या 10 होंगे या 1 होगा, गारंटी नहीं देता है। मतलब हम उसे फॉर्म कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पार्लियामेंट कर सकता है, समझ गए। ओके, सो यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट So union government can destroy the state whereas the state government cannot destroy the union. इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक अनडिस्ट्रक्टेबल कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम पहली बात कि स्टेट को ये पावर नहीं देते कि वो हमारे यूनियन को छोड़ दे, इस ऐसा मतलब सेसीड करने का कोई पावर नहीं है। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू डिस्ट्रॉय यूनियन, समझ गए। लेकिन यूएसए में इसका अपोजिट होता है। यूएसए में क्या होता है? अनदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गारंटी मिलता है हर एक स्टेट को कि भाई साहब आप एग्रीमेंट के थ्रू हमारे यहाँ ज्वाइन हुए हो, सो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ गारंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ योर स्टेट इन आवर कंट्री। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जब चाहे तब किसी भी स्टेट को डिमोलिश कर सकते हैं। ओके, so this is all about for today's topic, and in the next topic we will study about the article 4. Okay, so thank you, and thoda sa self promotion, if you really love this content so please go and hit the subscribe button and like button, and really if you hit the subscribe button, that's really going to motivate me to make more video, more lectures. Okay, thank you.